प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं नागमती के वियोग वर्णन से संबंधित मॉडल आंसर को। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है प्राचीन काव्य जिसमें 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं, उनमें से हमने 8 कवियों की कविताओं का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अंतिम जो 8वां अध्याय हमने 7-8 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा है वो नागमती वियोग वर्णन खंड था, जिसमें राजा रतन सेन की पत्नी एक भारतीय आदर्श नारी नागमती के वियोग वर्णन की मार्मिक दशाओं का और उसकी जो वियोग वेदना है विभिन्न स्थितियों में 12 मासा पद्धति पर हमने विस्तार से अध्ययन किया है। और इस हाल ही की जो पिछली ऑनलाइन कक्षा हुई थी जिसमें हमने एक मॉडल आंसर नागमती का वियोग वर्णन जो हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि है इसके ऊपर हमने आरंभ किया था, जिसमें कवि परिचय, नागमती के वियोग वर्णन का संक्षिप्त परिचय और वियोग वर्णन पद्मावत में कहाँ कहाँ आया है नागमती का, उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम बात करने जा रहे हैं नागमती के वीर्य वर्णन की जो प्रमुख विशेषताएं उभर कर के आती है उनको हम प्रमुख बिंदुओं के रूप में और उदाहरण सहित तर्कपुष्ट शैली में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए, हम आरंभ करते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ उत्तर की पुष्टि के लिए निम्न बिंदुओं में नागमती के वर्णन पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है। पिछली ऑनलाइन कक्षा के उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। पहला बिंदु है रुदन का प्राधान्य, यानी नागमती के वियोग वर्णन में रोने की प्रधानता है। वो अश्रु बहाती रहती है और अपने प्रिय रतन सेन जी के वियोग में घुट घुट करके 12 महीने की ऋतु के आधार पर वो अत्यंत मार्मिक जीवन जीती है, अत्यंत दारुण स्थिति में जीवन जीती है। तो देखिए, स्त्री पुरुष वियोग की दशा में अत्यधिक आंसू बहाते हुए अपनी वेदना को व्यक्त करते हैं। नागमती की भी वियोग में यही स्थिति बनी हुई है। उनकी अश्रुधारा इतनी तेज प्रवाहित होने लगती है जिसमें पर्वत भी डूबते हुए नजर आते हैं तथा समुद्र अपनी मर्यादा को भूल जाता है। सारी सृष्टि आंसुओं की जड़ी के पानी में डूब जाती है। इसे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो कहेंगे, साथ ही ये ऊहात्मक वर्णन है जिसमें सत्यता से कहीं ऊपर उठ करके कवि ने काल्पनिक बातें कह दी हैं जो व्यवहारिक जीवन में प्राय संभव नहीं है कि एक नायिका के वियोग में अश्रुओं की धारा में पर्वत कभी डूबे नहीं है, या समुद्र ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी है, या उसके आंसुओं की जड़ी में सारी सृष्टि कभी डूबी नहीं है। तो इसे जो सत्य से हट करके जो कवि अत्यधिक काल्पनिकता में जाकर के अतिशयोक्तिपूर्ण से भी अधिक बढ़कर के बात कहते हैं, अत्युक्तिपूर्ण जिसको कह सकते हैं, जिसमें सत्य का अंश प्राय न हो, तो उसे ऊहात्मक वर्णन कहते हैं। बिहारी जी के दोहों में भी कहीं कहीं हमें ऊहात्मक वर्णन देखने को मिलता है और जायसी जी के इस नागमती के वियोग वर्णन खंड में भी यत्र तत्र ऊहात्मक वर्णन आए हैं। तो देखिए, यहाँ उदाहरण के रूप में बसे मगा जकोरी जकोरी, अर्थात मेघा यानी मेघ बादल, यानी बादल गर्जना के साथ जकोर जकोर करते हुए मूसलाधार रूप में बरस रहे हैं। मोर दुई नैन चूहे जसोरी, अब यहाँ अत्युक्तिपूर्ण वर्णन हो गया है जिसमें सत्य का अंश नहीं है। नागमती के लिए ये कहा जा रहा है, नागमती कह रही कि मेरे जो दोनों नेत्र हैं प्रियतम के वियोग में वेदना में इस तरह से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं दोनों नेत्रों से कि जैसे तालाब की कोई 2 नहरें खोल दी गई हो, 2 गेट खोल दिए गए हो। मोरी ओरी जस ओरी, अर्थात तालाब की मोरी को खोल दिया गया हो। सागर टूट शिखर का पाटा, सूझ ने आर पार कहूँ घाटा, यानी कहने का तात्पर्य सागर ने भी अपनी मर्यादाएं तोड़ दी है। शिखर का पाटा, शिखर यानी एक तरह से पर्वत भी उसमें डूब गए हैं। सूझ ने आर पार, और दूर तक अब दिखाई भी नहीं देता है। इस तरह से ये छोटे छोटे पहाड़ घाट ये सब उसकी अश्रुधारा में डूब गए हैं। ये ऊहात्मक वर्णन है।
रोए गवाएं बारह मासा, नागमती ने रो रो करके प्रियतम के वियोग में रुदन करते करते हुए 12 महीने की ऋतुओं को बिता दिया है। सहज सहज दुख एक एक सांसा, सहज सहज इन हजारों प्रकार के दुखों को सहन करते हुए और कभी पल पल में एक सांस लेकर के भी निश्वासी छोड़ते हुए उसने अत्यंत वियोग वेदना में ये 12 महीने की ऋतुओं को बिता दिया है। तो यहाँ मार्मिक वेदना जिसमें रुदन की प्रधानता हमें देखने को मिली है नागमती के वियोग वर्णन में। तो ये इस तरह से उदाहरण भी आपको देने हैं। दूसरा बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वीर्य ताप की अधिकता, यानी वीर्य की अग्नि की अतिशयकता हमें नागमती के वियोग वर्णन में देखने को मिलती हैं। जायसी ने अपने वीर्य वर्णन में केवल विरहिणी को ही प्रभावित नहीं बताया है, बल्कि उसकी विरागनी में यानी वियोग की अग्नि से संपूर्ण सृष्टि प्रज्वलित होती हुई सी दिखाई पड़ती है। ऐसा वर्णन ऊहात्मक वर्णन है। इसी कारण जायसी ने वीर्य की आग में न केवल नागमती को ही जलता हुआ संतप्त होते हुए दिखाया है, अपितु सृष्टि के अन्य पदार्थ भी उसकी वियोग की अग्नि में जलते हुए दिखाकर वीर्य की अतिशयकता यानी बहुत अधिकता को, मार्मिकता को चित्रित किया है। देखिए उदाहरण के रूप में, नागमती दुख वीर्य अपारा, धरती सरग झरे जय ते ही जारा, यानी नागमती का दुख जो है अपार है, असीमित दुख है, उसकी वियोग की आग असीमित है। धरती और सरग, धरती और स्वर्ग लोक तक जलते हुए दिखाई देते हैं। नगर कोटि घर बाहर सुना, और उसकी वियोग की आग के सामने नगर के नगर खाली हो गए हैं कि उसी वियोग की वेदना की आग में कहीं हम जल न जाएं। इस तरह से नगर, करोड़ों नगर, आसपास के सारे नगर शहर सब खाली हो गए हैं, शून्य हो गए हैं। नौजी हों घर पुरुष विहुना, और कोई नौजवान ही उस वियोग की अग्नि में साहस करते हुए केवल कोई विद्वान या विरला पुरुष ही उसके परिवार में बचा है, बाकी सब उसकी वियोग की आग से डर करके कहीं जल न जाएं, इसलिए नगर और परिवार घर को छोड़ करके वो बाहर चले गए। तो इसे ऊहात्मक वर्णन कहते हैं। ऐसा प्राय व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। वही जो मोर वीरे के आगे उठे तेही लागी, यहाँ नागमती कह रही कि ओहे मेरी इस वियोग वेदना की अग्नि की जब लपट उठती है तो उस लपट के आगे देखिए शरीर के अंदर आत्मा रूप में जो हंस रहता है वह भी जलने लग गया, यानी प्राण भी साथ छोड़ने को, प्राण भी साथ नहीं देते हैं, वो भी जलने लग गया। देखिए नीचे की पंक्ति में, हंस रहा जो शरीर में, हंस यानी आत्मा यानी मन, हृदय के अंदर रहने वाली आत्मा जो शरीर के अंदर है, पंख जरा भागी, उसके भी पंख जलने लग गए हैं और वो भी शरीर का साथ छोड़ करके आत्मा भी दूर जाने लगी है, यानी मरणासन स्थिति का चित्रण। यह भी वो आत्मक वर्णन है। आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा अजर अमर रहती है। एक और पंक्ति देखिए नीचे, दाढ़ा राहु केतु, दाढ़े दाद गया, जल गया, राहु और केतु भी नागमती की वियोग की अग्नि में जलने लग गए हैं। गा बाचा अर्थात वो भी भागने लग गए हैं दूर। सूरज जरा चांद जरी आधा, और सूर्य जो अग्नि का देवता है, आग का गोला है, वो भी एक तरह से नागमती की वियोग वेदना की आग में जल गया है, इसलिए वो अधिक तेज अंगारों के रूप में धरती पे बरस रहा है। तो यहाँ एक तरह से व्यतिरेक अलंकार है, जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमा ने दे करके उसे उपमेय बना दिया, और नागमती जो उपमेय है उसको उपमान बना दिया। विपरीत बात कह दी गई, उपमा से विपरीत बात कहना व्यतिरेक अलंकार है। चांद जरी आधा, और नागमती की वियोग वेदना की अग्नि में चंद्रमा को भी आधा जला हुआ बता दिया गया है। तो इसे ऊहात्मक वर्णन कहते हैं, जिसमें सत्य का कोई अंश नहीं है, असत्य की बातें कह देना। तीसरे बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और तीसरा बिंदु आपके समक्ष है वीर्य की सर्वव्यापकता यानी वियोग केवल नागमती के शरीर तक, उसके परिवार तक सीमित नहीं है, उसके जीवन तक वियोग की अग्नि से सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति भी उसमें समाहित हो गई है। देखिए जायसी की दृष्टि में सारा विश्व जड़ चेतन मात्र विरहिणी की अग्नि में ही नहीं जल रहा है, बल्कि अखंड ब्रह्मांड में उसकी वियोग वेदना की अग्नि व्याप्त है, यानी पूरा अखंड ब्रह्मांड उसकी वियोग वेदना से प्रभावित है। इसलिए यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो विरह के ताप में नहीं तप रही हो। अतः नागमती का विरह उस तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है, व्याप्त है।
जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, गिरी समुद्र रवि मेघ शशि सही न सकई वह आगे। देखिए गिरी यानी पर्वत, समुद्र, रवि यानी सूर्य, मेघ यानी बादल, शशि यानी चंद्रमा, ये प्रकृति के उपादान भी, प्रकृति के तत्व भी नागमती के वियोग वेदना की अग्नि को सहन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए उदाहरण, जय पंखी के नियर होई कह वीरे की बात। यानी जब कोई वियोगी, वियोग वेदना से पीड़ित व्यक्ति अपना होश आवास खो देता है, उसको ये भी पता नहीं कि मैं जिसके माध्यम से अपने प्रियतम तक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ या जिस जड़ चेतन को मैं संदेश कह रही हूँ कि वह मेरा संदेश सुन भी पाएगा या नहीं, या मेरा संदेश ले जाने में सक्षम है या नहीं, इन चीज़ों को भी वो भूल जाते हैं। इसलिए एक पक्षी को, पक्षी के माध्यम से अपना संदेश भेजना चाहती है नागमती, तो जैसे ही वह पक्षी के पास में जाकर के, नियर यानी पास में जाकर के अपनी वीर वेदना की बात कहती है, संदेश की बात कहती है कि मेरे प्रियतम रत्न सेन जी के पास में मेरा संदेश पहुंचाना, तो देखिए उस पक्षी का क्या हाल हो जाता है। सोई पंखी जरी जाए, वही पक्षी उस वियोग वेदना की आग में जलने लग जाता है। तरीवर होई निपात, और वह पक्षी उड़ कर के जहाँ जिस पेड़ पे बैठता है उसी पेड़ के पत्ते भी जलने लग जाते हैं। तरीवर यानी श्रेष्ठ वृक्ष भी, होई निपात, निपात यानी पत्तों रहित हो जाता है। कितना वहात्मक वर्णन है, काल्पनिक वर्णन कह सकते हैं हम। व्यवहारिक जीवन में इस तरह का मार्मिक वर्णन देखने को नहीं मिलता है, जिसमें प्रकृति भी जलती हुई दिखाई दे रही है, प्रकृति के प्राणी भी, पशु पक्षी भी उस वियोग वेदना की आग में जलते हुए, अन्यत्र ऐसा वर्णन हमें देखने को नहीं मिला है। चौथे बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वीरे का मर्म स्पर्शी चित्रण, जो मर्म को छू जाए, मनुष्य की आत्मा को द्रवित कर दे, पिघला दे, ऐसा मार्मिक वर्णन हमें नागमती के वियोग वर्णन खंड में देखने को मिला है। जायसी ने, भारतीय आदर्श नारी, जो अपने पति प्रीतम के वियोग की व्यथा के अगाध सागर में डूबी हुई है, यानी गहरे सागर में डूबी हुई है, समुद्र में डूबी हुई है, का मर्म स्पर्शी चित्रण कर सफलता अर्जित की है। वीरई जनों की पीड़ा, वेदना तथा कसक की जायसी ने मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। नागमती रत्नसेन के वियोग में जलकर कोयले की तरह हो जाती है। कभी कभी उसकी ये हालत हो जाती है कि पेट में एक भी सांस शेष नहीं रहती है, यानी मरणासन अवस्था, प्रलाप, मूर्छा की अवस्था तक वो पहुंच जाती है। देखिए यहाँ उदाहरण हम देख रहे हैं, दही कोयला भई कंत सनया, दही यानी जल करके कोयले में परिवर्तित हो गई है, अंगारे में परिवर्तित हो गई है। कंत सना, कंत यानी स्वामी के सने के कारण, प्रेम के कारण, अत्यधिक घनिष्ठ एकनिष्ठ प्रेम के कारण उनसे बिछुड़ने के वियोग में नागमती वियोग वेदना की आग में जल करके कोयले में परिवर्तित हो गई है। और कोयला में जब परिवर्तित होती है तो वह कोयला यानी वियोग की आग, अंगारा, उसके शरीर के मांस को भी सुखा देता है। तो देखिए, तोता मासू नहीं रही देहा, देहा यानी शरीर में, देह यानी शरीर, और वियोग के आग में, अंगारे में बदलने पर उसके शरीर में जो मांस था वह मांस भी सूख चुका है। तोता भर चुल्लू भर मांस भी नहीं रहा, थोड़ा सा मांस भी दिखाई नहीं देता। रक्त न रहा विरेतन गरा, और वियोग वेदना के इस अंगारे के कारण, वियोग वेदना की इस आग के कारण, लपटों के कारण उसके शरीर में जो रक्त था वह भी सूख चुका है। वीरे तन गरा, और वियोग वेदना के कारण सारा शरीर गल गया है। रति रति होई नैनन डरा, और जो कुछ शेष बचा वो बूंद बूंद होकर के नेत्रों के माध्यम से खून के आंसू टपकाने के कारण नेत्रों से वो ढुलक गया, नीचे गिर गया। तो ये पूरी तरह से एक तरह से मरणासन स्थिति है। एक और उदाहरण देखिए, वीरे बाण तस लागने डोली, जब वियोग वेदना का ये बाण उसके शरीर पे जब लगा, राजा रत्नसेन हीरामन तोते के द्वारा पद्मावती की रूप सौंदर्य के वर्णन को सुनकर के जब सिंगल द्वीप पर्वत की ओर चले जाते हैं, तो उस समय वियोग वेदना का बाण उसके शरीर पे लगता है। रक्त पसीज भीजी गई चोली, और उस खून से वो पूरी तरह से सिक्त हो गई है। जब वो बाण लगने के कारण खून प्रवाहित हुआ और भीजी गई चोली, और उसकी जो चोली वस्त्र जो है वो भी उस खून से सिक्त हो गया, वह भी लाल हो गया। इसी तरह से आगे देखिए, खन आव एक पेट में सांसा, जब प्रीतम यहाँ नहीं है तो सखियाँ उसके साथ में हैं, कभी पंखा डुलाती है, कभी बेहोश हो जाती है तो जल के छींटे उसको उसके चेहरे पे डाल करके उसको जागृत अवस्था में लाती है, तो कभी वो मुंह से कुछ बोलती है, फिर पुनः बेहोश हो जाती है, कभी सांस
एक पेट में एक सांस आती है, कभी वो सांस छोड़ देती है और सखियाँ बेचारी निराश हो जाती है। तो उसी का एक अंश यहाँ है। खन यानी क्षण भर में आव एक पेट में सांसा, उसका पेट फूलता हुआ नजर आता, तो ऐसा लगता है कि एक सांस उसने ली है। खनई जाए जीव हुई निराशा, और क्षण भर में वह सांस पुनः छोड़ देती है, और फिर उसके प्राण बचेंगे या नहीं, इसको लेकर के सारी सखियाँ हताश और निराश हो जाती हैं। तो इस तरह का ये मार्मिक वर्णन नागमती वियोग वर्णन खंड में हमें देखने को मिलता है। ऐसी ही पंक्तियाँ जो मार्मिक वर्णन को प्रदर्शित करती हैं, इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नागमती के वियोग वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि की संज्ञा दी है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें बिंदु, प्रकृति का संवेदनशील हो जाना। प्यारे विद्यार्थियों, इस पांचवें बिंदु से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर भेजें, ताकि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। और जो PDF नोट्स ये हम बना रहे हैं, ये वहाँ सेंड करेंगे, ताकि ऑनलाइन कक्षाएँ वो पढ़ सकें, पढ़ाई का उनको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। और जो विद्यार्थी पहली बार YouTube चैनल से जुड़े हैं, पहली बार इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपकी ऑनलाइन उपस्थिति महाविद्यालय में सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।